हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम बात करेंगे स्टेलिन इंडिया आईपीओ के ऊपर। स्टेलिन इंडिया आईपीओ आ रहा है जनवरी 16 से जनवरी 28 के बीच में और इसकी लिस्टिंग हो गई जनवरी 23 को। ये आईपीओ की जो प्राइस बैंड रखा गया है ये रखा गया है 85 से 90 रुपीज़ के ऊपर। और अगर आप इसमें अगर वन लॉट लेते हैं इसमें आपको मिलेंगे 165 शेयर्स। तो आपका एक लॉट अराउंड 14,850 तक का होगा। और इसमें जो रिटेलर है उस अगर वो मैक्सिमम 13 लॉट्स ले सकता है, बिकॉज उसकी जो लिमिट है वो अपर लिमिट वो 2 लाख रुपीज़ ही है। और इसमें अगर आप देखेंगे कि ये जो प्रोसीड्स लेने वाले हैं ये अराउंड 200 करोड़ रुपीस इस आईपीओ के थ्रू कंपनी लेने वाली है। और 200 करोड़ में से 160 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू है, यानी ये कंपनी के पास जाएगा पैसा ग्रोथ के लिए। और जो 40 करोड़ रुपीज़ है वो प्रमोटर सेल कर रहा है, यानी वो वाला पैसा प्रमोटर के पास जाएगा और वो उसमें ग्रोथ के लिए नहीं होगा। जो 160 करोड़ रुपीज़ फ्रेश इशू है जो कंपनी की ग्रोथ के लिए जा रहा है उसमें 95 करोड़ रुपीज़ कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए ले रही है और 29 करोड़ रुपीज़ एक सेमीकंडक्टर की जो इनकी फैक्ट्री है, सेमीकंडक्टर के लिए जो गैस गैस के लिए प्रोडक्ट्स निकालेंगे, ये उनके लिए 29 करोड़ रुपीज़ हैं और 21 करोड़ रुपीज़ इनकी रिफ्रिजरेंट गैसेस के लिए है। और इसके थ्रू अगर आप देखेंगे कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की वो अराउंड 714 करोड़ की होगी। तो इट्स रफली लाइक माइक्रो कैप कंपनी। और इसका जो एंकर बुक है उसमें 59 करोड़ रुपीस कंपनी को मिले हैं और उसमें अराउंड 6 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है। हाउएवर वो 6 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इतने बड़े जो जैसे गोल्डमैन सैक्स और एचएसबीसी वो वैसे नहीं है, तो दे आर नॉट सो प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स। तो ये तो इस आईपीओ के बारे में हुआ। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल करती ही क्या है। स्टेलिन इंडिया आईपीओ। स्टेलिन इंडिया एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है और ये 2002 पे एस्टेब्लिश हुई थी मुंबई पे और इसकी 4 प्लांट्स हैं। और ये करती क्या है कि जैसे कि आप समझिए फ्रेंड्स कि जैसे कि जब गैस आती है हमारी कंट्री पे तो ये काफ़ी बड़े बड़े कंटेनर्स पे आती है। तो उन कंटेनर्स से ये गैस निकालते हैं और छोटे छोटे कंटेनर्स पे डालते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डी बल्किंग। तो बल्क में जैसे गैस आती है उसको फिर छोटे छोटे कंटेनर्स में उसको उसमें डालेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डी बल्किंग। एक तो ये वो करते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि उस गैस को यूज़ करते हैं और मल्टीपल जो केमिकल्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, गैसेस और भी होते हैं इनके पास, तो उसके साथ ये ब्लेंड करते हैं और उसके बाद ये प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट्स जो बनेंगे वो प्रोडक्ट्स आपके जैसे एसीज़ की गैस के लिए यूज़ होंगे जो बिल्कुल कूल कर देती है, और आपके जैसे रेफ्रिजरेटर है वहाँ पे भी यूज़ होंगे। ऐसी कई गैस हैं जो कूल्स हीट कर देती हैं, तो उनके लिए भी यूज़ करेंगे। तो ये वो प्रोडक्ट्स ब्लेंड करके बनाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द कंपनी इज़ डूइंग। एक तो डी बल्किंग करते हैं कि बड़े बड़े कंटेनर आते हैं उसमें से फिर स्मॉल गैस लेते हैं, उसके बाद वो ब्लेंड करते हैं कि उन्हीं गैसेस में कुछ और प्रोडक्ट्स डालते हैं। और जैसे आपके ये जो कूलिंग गैस होती है या हीटिंग गैस होती है ये उनको बनाते हैं। तो एक चीज़ आप इसमें ज़रूर इस बात को समझिए कि ये मैन्युफैक्चर वो गैसेस नहीं कर रहे, ये सारी की सारी गैस को इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, और या ये इंडिया से ले रहे हैं। तो ये इस गैस को मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये गैस को लेते हैं और ब्लेंड करते हैं बाकी की गैस के साथ। तो दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर। सो ये कंपनी दिस इज़ व्हाट दिस कंपनी इज़ डूइंग। और इनका गैसेस में 10% का मार्केट शेयर है, जो कि 4th लार्जेस्ट ये कंपनी है। फर्स्ट कंपनीज जैसे एसआरएफ है, गुजरात फ्लोरो केमिकल्स हैं, नवीन फ्लोरिन है, ये फर्स्ट 3 कंपनीज हैं। उसके बाद इनका शेयर आता है। तो इनका ये 10% का अराउंड शेयर है।
और इस कंपनी की अगर बात करेंगे, इसके जो प्रमोटर्स हैं वो काफ़ी 2002 से सिर्फ इसी बिज़नेस में हैं। तो वो गैस को इंपोर्ट करते हैं और गैस को ब्लेंड्स करते हैं, तो इसी बिज़नेस में हैं, मतलब लास्ट 20 ईयर से उन्होंने, मतलब ये नहीं है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी गैस को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन तो इसी बिज़नेस में वो तो उनका काफ़ी एस्टेब्लिश्ड नेम है। तो और दूसरा अगर आप देखेंगे कि सिर्फ हाई जो इनके जो मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ये उन्हीं पे काम करते हैं, जैसे जो रूम एसीज वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये उन पे काम करते हैं। तो ये भी इनकी आने वाले टाइम पे लाइक इनके मार्जिन्स को काफ़ी इम्प्रूव करता है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसकी सेल्स अराउंड थी 186 करोड़ रुपीस, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 तक ये 236 करोड़ रुपीस तक हो गई है। और जो लास्ट 6 मंथ्स हैं, जो 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 पे इसकी जो सेल्स है वो 141 करोड़ की हो गई है। और अगर आप यही प्रॉफिट देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 22 पे जो प्रॉफिट थे वो 21 करोड़ के थे, ये रिड्यूस हो गए हैं फाइनेंशियल ईयर 24 पे, और ये अराउंड 15 करोड़ तक के प्रॉफिट हो चुके हैं। और यही अगर आप लास्ट 6 मंथ्स के देखेंगे तो यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात मिलेगी कि प्रॉफिट्स अब इनके इंक्रीज़ हो चुके हैं, जो कि अराउंड अब 16 करोड़ रुपीज़ के प्रॉफिट हो चुके हैं। यानी जो भी इन्होंने जो लास्ट ईयर कमाया था वो विद इन 6 मंथ्स में इनके प्रॉफिट्स इस बार हो चुके हैं वो प्रॉफिट्स। हाउएवर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी जो बोरोइंग्स थी वो 2 करोड़ की थी फाइनेंशियल ईयर 22 पे, और ये बोरोइंग 30 सितंबर 2024 पे बढ़ के 81 करोड़ रुपीस की हो गई है। इट मीन्स ये लोग अब काफ़ी अच्छा पैसा इंटरेस्ट में दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि मैंने जिस तरह से आपको बताया था, जो कंपनी के पास ये IPO से 160 करोड़ रुपीस जो आ रहे हैं, जो कंपनी इसको अपने बिजनेस यूज़ में डाल रही है, उसमें से कोई भी पैसा का कोई भी पैसे से ये अपना एग्जिस्टिंग लोन्स दे आर नॉट रीपेइंग इट, तो इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट उतनी ही रहेगी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी होगी। और जिस तरह से इनका जो सेल्स मैंने बताया फाइनेंशियल 24 पे 236 करोड़ से, वहाँ से अराउंड 87%, अराउंड रफली 205 करोड़ रुपीस इनको रिफ्रिजरेंट गैसेस से इनको आता है, जो इनका मेन बिजनेस है। बाकी जो 13% है 35 करोड़ रुपीस वो इनको कैन से इनको आ रहा है, जो कैंस जिसमें ये गैसेस भरते हैं उनसे आ रहा है, और जो उसके जो एंसिलरीज जो उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं क्लीन करने के एंड ऑल दैट, उससे आता है इनको। और फाइनेंशियल्स की अगर और बात करेंगे तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनका डेट 81 करोड़ रुपीस का है, तो इससे इनकी डेट टू इक्विटी रेशो है 0.55 करके इनकी डेट टू इक्विटी रेशो आती है। और अगर हम इनकी वैल्यूशंस के हिसाब से जाते हैं, ये कंपनी अराउंड 22 की वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगी अगर इसी प्राइस पे जिस पे लिस्ट हो रही है ये 90 रुपीज़ पे। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इनके पीयर्स से, SRF से, गुजरात फ्लोरिन से और नवीन फ्लोरिन से, तो उनकी पी 70 से 110 के बीच में है। दैट इज़ द बेसिक रीज़न जिसके कारण इसकी ग्रे मार्केट प्राइस इस समय दिखा रही है कि प्रीमियम पे ये ट्रेड होगा। और ग्रे मार्केट प्राइस में ये इस समय अराउंड 45% प्रीमियम पर ये शेयर ट्रेड होने की एक्सपेक्टेशन है। तो इसलिए जो प्राइस लिस्टिंग के समय ग्रे मार्केट प्राइस के हिसाब से ये शेयर 130 पे ट्रेड करेगा, तो इसको 40 रुपीज़ का इस समय प्रीमियम मिल रहा है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि ये इसकी जो वैल्यूशंस हैं वो काफ़ी रीजनेबल हैं। तो दिस वाज अबाउट द ग्रे मार्केट प्राइस। लेकिन अगेन
मैंने जिस तरह हमेशा ये बोला है कि ग्रे मार्केट प्राइस इज़ नॉट एवरीथिंग। ग्रे मार्केट प्राइस एंड सब्सक्रिप्शन किसी शेयर्स का बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इट डज़ नॉट मीन एवरीथिंग विल बी वेरी मच रोजी। तो यू हैव टू रीड द कंप्लीट RHP और फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, तब जाके इसमें इन्वेस्ट करिए। बट हाउएवर वी शुड नो दैट व्हाट इज़ ग्रे मार्केट प्राइस। तो ग्रे मार्केट प्राइस में ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। एंड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, सिंस कि इसकी वैल्यूशंस काफ़ी चीप है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, दैट इज़ द रीज़न ये लिस्टिंग के समय इसको बेनिफिट हो सकता है। चलिए और बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। तो इसका अराउंड 7% का मार्जिन आता है। और लेकिन इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ कि इसमें जो डेटर्स हैं, ट्रेड रिसीवर्स यानी कि जिनको पैसा देना होता है, वो अगर देखेंगे वो 50% ऑफ सेल्स हैं। मतलब कि अराउंड वो 50 जैसे 236 करोड़ की हमारी सेल्स है इसकी लास्ट ईयर की हुई, तो 118 करोड़ के डेटर्स हैं कि जहाँ से पैसे मिलना है, जहाँ से पैसे इनको आना है। तो अगर आप देखेंगे कैश जो कन्वर्जन है वो इतनी फास्ट मूवमेंट नहीं है। और इसमें इन्वेंट्री का अगर देखेंगे, इन्वेंट्री भी 1/3 ऑफ द सेल्स है। तो इन्वेंट्री भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है। जो इनके पास काफ़ी इन्वेंट्री है। अगर सपोज किसी भी रीज़न से स्टॉक्स किसी भी रीज़न से सेल नहीं होता है तो दे विल बी हैविंग ए लॉट ऑफ इन्वेंट्री। चलिए अब बात करेंगे सबसे क्रिटिकल चीज़ की। जब भी किसी IPO को देखें तो सबसे पहले उसका रिस्क जरूर देखें। रिस्क सबसे क्रिटिकल और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर इस IPO के बारे में बात करेंगे तो इस IPO में जो इनके गैस इंपोर्ट करते हैं उसकी कॉस्ट इनकी 86% होती है। 86% इनकी टोटल कॉस्ट होती है। अगर 100 इनकी टोटल कॉस्ट है, उसका 86% ये गैस के इंपोर्ट पे ही इनको देने पड़ते हैं पैसे। और इससे भी क्रिटिकल बात यह है कि 95% की वो गैस 95% गैस वो चाइना से आती है। तो सिंस वी नो व्हाट इज़ दैट रिलेशनशिप वी हैव विद चाइना राइट नाउ, तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी। 95% कॉस्ट ये यहाँ से आती है। तो हम चाइना से ये सारे का सारा ये कंपनी 95% इंपोर्ट करती है। फिर इनका जो सेकंड रिस्क है कि इन पे एक केस डला हुआ है 17 लाख USD का। 17 लाख USD इंडियन टर्म्स में अराउंड 14.5 करोड़ के करीब होगा। तो सर मैं आपको बता दूं कि केस क्या है। इन्होंने 2021 पे कुछ गुड्स मंगाए थे। एक चाइनीज़ की केमिकल कंपनी थी, उससे गुड्स मंगाए थे। इन्होंने कुछ स्पेसिफिक गुड्स गैस मंगाई थी। तो समझ लीजिए ABC करके इन्होंने गैस मंगाई थी। तो उस कंपनी ने इनको ABC की जगह एक E गैस प्रोवाइड करी थी। तो एक तो इसी पे केस है कि ये बोल रहे हैं कि हमें ABC आई थी, कंपनी बोल रही नहीं हमने तो आपको ये जो आपने मांगी थी वही गैस दी थी। तो एक तो यही केस चल रहा है इन पे, वो 12 लाख USD का चल रहा है। और उसके बाद जिसमें गैस आई थी, जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें गैस आई थी, इन्होंने ये जो कंटेनर्स हैं वो रिटर्न नहीं किए थे। तो उस पर भी उस कंपनी ने इनके ऊपर अराउंड 4.5 लाख या 5 लाख तक का USD का केस कर दिया कि इन्होंने हमारे कंटेनर भी रिटर्न नहीं करें। तो ये एक केस इन पे चल रहा है। थर्ड ये भी एक रिस्क था। और थर्ड रिस्क बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या होता है इनकी जो केमिकल जो कंपनी में कि अगर आप कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मतलब गैसेस बना रहे हैं और ब्लेंड करते हैं और उसके कारण कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो कल को आपको कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है तो उसके बाद आप जो सेम मशीन्स हैं उनको नहीं यूज़ कर सकते। आपको न्यू मशीन्स लेनी पड़ेगी। तो आपको नया कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। हालांकि इनकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 30% यूटिलाइज हो रही है। बट गैस इंडस्ट्री में, स्पेशलिटी केमिकल्स में, ब्लेंडिंग में ये एक इशू है कि अगर आपको नए प्रोडक्ट्स ब्लेंड करने हैं तो आप ओल्ड जो मशीनरी हैं उनके साथ नहीं कर सकते। आपको न्यू मशीनरी लेनी पड़ेगी।
तो डेफिनेटली ये इनके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और ये इनके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और राइट नाउ इनकी अराउंड अप्रॉक्सीमेटली, सारी फैक्ट्रीज को मैंने मिला के एवरेज बता रहा हूँ, अराउंड 30% तक ही ये कैपेसिटी इनकी यूटिलाइज हो रही है। तो ये एक थर्ड रिस्क भी है कि अगर इनको कुछ भी नया बनाना पड़ेगा, दे हैव टू स्पेंड दे हैव टू डू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ रिस्क की। फोर्थ रिस्क में जो एक गैस है जिसका नाम है R32 गैस। ये गैस ये इंपोर्ट करते हैं और ये गैस यूज़फुल होती है जो रूम के एयर कंडीशनर्स होते हैं वहाँ पे ये गैस यूज़फुल होती है कोल्ड करने के लिए। तो ये गैस से ये लोग 32% रेवेन्यू इनको मिलता है। अगर सपोज कर लीजिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आती है कि ये चाइना से जब ये इंपोर्ट करते हैं वहाँ से रिस्ट्रिक्शंस आती है, सप्लायर्स वहाँ के बढ़ा देते हैं प्राइस को, या सपोज कर लीजिए नहीं दे पाते हैं, तो इनके लिए ये काफ़ी एक बड़ा लॉस होगा, क्योंकि अराउंड 32% रेवेन्यू इनको इस रूम की जो गैस होती है, एयर कंडीशनर गैस होती है, ये वहाँ से मिलता है। और फिर जो इनका जो नेक्स्ट रिस्क है वो अगर आप देखेंगे, जो इनके टॉप 10 कस्टमर्स हैं उसमें से इनको 77% रेवेन्यू मिलता है। तो अगर आप इनके 10 कस्टमर्स को हटा देंगे तो इट्स ओनली इनके पास एक अराउंड 20 कस्टमर्स से 23% ही रेवेन्यू रह जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे कि इनका एक इनके सीजन्स जैसे होते हैं फरवरी टू मई में इनकी 50% सेल्स होती है, और बाकी के जो 8 मंथ्स होते हैं जून से जनवरी तक, उसमें इनकी बाकी 50% सेल्स होती है। तो उस समय फरवरी टू मई पे इनको की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनकी सेल्स ज़्यादा होती है तो इनको काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, पीक में करना पड़ता है, तो इनकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबसे हाई होती है। और उसी समय अगर सपोज कर लीजिए कोई रेगुलेशंस जो आते हैं, कोई भी अगर रेगुलेशंस इनके लिए कुछ ख़राब आता है उस समय के पीरियड पे, तो इनकी सेल्स को काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। तो इनके लिए फरवरी टू मई इज़ वेरी क्रिटिकल पीरियड। तो अगर उस समय कुछ भी ख़राब होता है तो इनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। और अगर आप देखेंगे इनका जो फ्रेट कॉस्ट है वो 5% ये अपना जो इनकी टोटल कॉस्ट है उसका ये 5% फ्रेट कॉस्ट में देते हैं। तो आजकल आपको पता ही है जैसा रेड सी है वहाँ पर काफ़ी इश्यूज़ हैं। हालांकि इशू चाइना की तरफ नहीं है, बट अगर फ्रेट कॉस्ट इनके बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ द ऑयल तो भी इनको प्रॉब्लम आता है। और सिंस मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि 95% जो इनका जो मटेरियल है वो चाइना से आता है, तो चाइना में फॉरेन एक्सचेंज के कारण भी अगर इसमें इनको फेवरेबल करेंसी नहीं मिलती है, देन ऑल्सो दे कैन लूज ए गुड अमाउंट ऑल्सो। फिर अगर आप देखेंगे इनका आगे के जो रिस्क हैं वो अगर आप देखेंगे कि 2 जगह पे इनकी 75% सेल होती है, दिल्ली और महाराष्ट्र, यहाँ से इन्हें 75% सेल्स इनकी यहाँ पर होती है। तो अगर यहाँ पे इन दोनों जगह पे कुछ भी इश्यूज रहते हैं तो भी इनकी सेल्स को काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। और एक चीज़ और वैसे बताना चाहता हूँ कि इनकी जो 100% जो सेल्स होती है वो इंडिया में ही होती है, इनकी कोई भी सेल बाहर नहीं होती है। फिर अगर आप देखेंगे कि इनकी जो रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस हैं वो 15% ट्रांजैक्शंस इनकी रिलेटेड पार्टी जो स्टेलिन की एंटरप्राइजेस कंपनीज़ हैं और प्रोमोटर्स की कंपनीज़ हैं उन्हीं के साथ पे इनकी होती है। फिर ये क्योंकि गैसेस में आते हैं तो इनके जो रेगुलेशंस होते हैं एनवायरमेंटल्स और जो रेगुलेशंस होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं। अगर ये किसी भी चीज़ को ब्रीच करेंगे तो इनको हेवी पेनल्टीज और इनके लाइसेंस भी कैंसिल हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये यहीं तक ही था स्टेल इन इंडिया आईपीओ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और कमेंट्स करें। मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि मैं आपको कुछ शेयर्स, क्योंकि बिकॉज अभी डाउनफॉल आया हुआ है मार्केट में, तो आई विल बी लेटिंग यू नो कि कौन से अभी ऐसे शेयर्स हैं लार्ज कैप में कहीं या मिड कैप में या स्मॉल में
जो कि कुछ बेसिक रीजनिंग्स के कारण, फंडामेंटल्स के कारण नेक्स्ट लॉन्ग टर्म पे, like 2-3 year or 5 year, whatever is the period, like for a long term, it is worth to at least आप उसको भी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं. तो that's it from my hand, and good night. Thank you.